वेलकम टू डू स्टेशन एवरीवन। आज एक और वीडियो के साथ जी डॉक्टर डूज हाजिर हैं। जी हमारा आज का टॉपिक है जी रिस्क क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिस्क मैनेजमेंट। बेसिकली ये जी हमारी लास्ट जो 3 वीडियोस हैं जिसमें हमने जेएस से रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को सीखा था, ये उससे रिलेटेड है। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। और जो प्रेजेंटेशन है जो मैं यूज़ करूँगा वो मैं शेयर कर दूँगा, आप डाउनलोड लिंक से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपका फीडबैक जी उसका इंतज़ार है ताकि मैं अपने जो कंटेंट है उसको मज़ीद इंप्रूव कर सकूँ। आप भी कोई अगर टॉपिक वगैरह में चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूँ आपसे, तो आप मुझे फीडबैक में बता सकते हैं। चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपने आज का जो प्रेजेंटेशन है उससे स्टार्ट करते हैं। जी आज हमारा टॉपिक है जी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट। बेसिकली ये जो हमारी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की टेक्निक्स हैं जो हम रिस्क मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। वेलकम टू इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं जी। आज हमारा टॉपिक जो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिस्क मैनेजमेंट है, जो कि रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक्स है। अब हमें पता है जी कि जो रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी के लिए और उसकी जो प्रॉस्पेरिटी है उसके लिए बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है। तो हम इसको कैसे इफेक्टिव बनाते हैं? आमतौर पे हम इसके अंदर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो रिस्क मैनेजमेंट के टेक्निक्स हैं, इनको यूज़ करते हुए इसको इफेक्टिव बनाते हैं रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस को। तो आपके लिए, हमारे लिए, एचएससी के प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये किस तरीके से हम इनको कर रहे होते हैं और कैसे इनको इंटीग्रेट करते हैं। जी, सबसे पहले हमको स्टेप्स देख लेते हैं, जो जनरल स्टेप्स हैं या स्टेजेस हैं रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की। तो सबसे पहले उसमें स्टेप जो आता है उसमें आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हैजर्ड्स। हम ये ऑर्गेनाइजेशन के हैजर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। देन हम अपने जो हैजर्ड्स के जो एसोसिएटेड रिस्क है उनकी असेसमेंट और इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं। देन हम प्लानिंग करते हैं, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं। और देन नेक्स्ट स्टेप पे हम उनको, जो स्ट्रेटजीज हम डेवलप करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हम अपने जितने भी हैजर्ड्स हैं उनके रिस्क को कंट्रोल कर सकें। एंड देन उनकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और रिव्यूइंग होती है ताकि हमें अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको चेक कर सकें और उसको इन फ्यूचर बेहतर कर सकें। जी, तो पहले हम क्वालिटेटिव रिस्क मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये क्या होती है जी? ये कहता है जी इवैल्यूएटिंग द रिस्क बेस्ड ऑन देयर लाइक्लीहुड एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट यूजिंग द डिस्क्रिप्टिव मेथड्स। This approach focus on the expert judgment and observation of the risks rather than the assigning the numerical values. अब रिस्क, जो क्वालिटेटिव रिस्क मैनेजमेंट है, ये बेसिकली ये हमारी जो एक एक्सपर्ट होता है या एक्सपीरियंस पर्सन होता है, जो उसकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फिनोमिना या एक्टिविटी है, उसके ऊपर बेस कर रही होती है और उसी वही जो है वो अपनी जो ओपिनियन देता है, हम उसी को ही रिस्क वैल्यूएशन कहते हैं। अब इसको फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं। ये कैसे होती है? ये सब्जेक्टिव होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसमें एक जो पर्सन की अंडरस्टैंडिंग है, एक्सपर्ट की पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है या उसका इंटेलेक्चुअल लेवल है, उसकी बुनियाद पर वो जजमेंट दे रहा होता है। अब उसके अंदर उसका एक्सपर्ट नॉलेज हो सकता है, आपका उसकी कॉमन सेंस हो सकती है, या उसने जो इंडस्ट्री से सीखी है चीजें, वो उनको यूज करते हुए जो अपनी ओपिनियन बनाता है या राय बनाता है, तो उसकी बुनियाद पर हम रिस्क की वैल्यूएशन करते हैं। देन जी नॉन न्यूमेरिकल स्केल होता है इसमें। अब चूंकि इसमें हमारी जो जजमेंट है, पर्सनल जजमेंट आ रही होती है, तो इसका जो स्केल होता है वो हम फिर वो भी एक किस्म का डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, रादर हम उसे कहते हैं यार ये हाई रिस्क है, ये ज्यादा हाई रिस्क है, ये उससे ज्यादा। तो ये हम एक किस्म का अंदाजा लगा रहे होते हैं कि इस रिस्क की क्या वैल्यू है, कौन सा रिस्क कितना हाई है। देन जी इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे हमने पहले देखा, ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है। तो इसके अंदर हम जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपर्ट यूज कर रहे होते हैं। तो उसकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल वो क्या काजेज हो सकती हैं इस रिस्क को ट्रिगर करने की, हैजर्ड को ट्रिगर करने की, और इसका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होता है, उसको यूज कर रहे होते हैं। देन जी इसमें जो प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द रिस्क होती है, बिकॉज ऑब्वियसली अब चूंकि हमारा जो ये सारा प्रोसेस जो है ये सब्जेक्टिव है, ये परसेप्शन पे बेस्ड है कि जो एक्सपर्ट है या जो एक्सपीरियंस पर्सन है, वो एक एक्टिविटी एक सिचुएशन को कैसे परसीव कर रहा है, तो इसके अंदर प्रायोरिटाइजेशन भी फिर जो है वो परसेप्शन बेस्ड होती है। अब चूंकि ये पूरा प्रोसेस जो है क्वालिटेटिव रिस्क मैनेजमेंट का, ये आपकी जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग एक्सपर्ट की उस पर बेस कर रहा है, तो इसलिए इसके अंदर पर्सनल बायस भी आ सकती है और पर्सनल मोटिवेशन भी आ सकते हैं। अब देखते हैं जी कौन कौन से टूल हम यूज कर सकते हैं आमतौर पर इसमें। तो इसमें सबसे पहले जी रिस्क स्कोरिंग होता है, जिसमें हम रिस्क वैल्यूएशन करते हैं और हम उसको क्या करते हैं, लो मीडियम और हाई की बेस पे उसकी जो लाइकलीहुड और इम्पैक्ट है उसको रेट करते हैं। एंड देन फिर हम इन जो लो मीडियम और हाई की जो हम वैल्यूएशन करते हैं, इसको हम नंबर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देन जी रिस्क मैट्रिक्स है, जिसके अंदर आप अपनी लाइक्लीहुड और जो आपका इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंस है, उसको आप दो एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस पे शो करते हैं, और फिर आप एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो रिस्क की रेटिंग को, जो उनका प्रोडक्ट का बॉक्स होता है, उससे शो करते हैं, और आप कलर दे देते हैं। जो लो रिस्क के, लो रेटिंग के रिस्क होते हैं उनको ग्रीन कर देते हैं, जो मीडियम के होते हैं उनको आप येलो कर देते हैं, और जो हाई रिस्क के होते हैं उन्हें रेड कर देते हैं। देन जी स्वॉट एनालिसिस है, जिसके अंदर आप अपने स्ट्रेंथ्स, अपनी जो प्रोसेस है उसकी स्ट्रेंथ्स का एनालिसिस करते हैं, वीकनेसेस देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, और जो
पोटेंशियल थ्रेट्स होती हैं उनका एनालिसिस करते हैं। देन जी ब्रेन स्टॉर्मिंग है, आप ग्रुप में बैठ जाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और ब्रेन स्टॉर्म करके भी इसको देख रहे होते हैं। ले जी अब जरा देखते हैं क्वांटिटेटिव रिस्क मैनेजमेंट क्या है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो बेसिकली जी आपकी जो क्वांटिटेटिव रिस्क मैनेजमेंट है, इसके अंदर आप रिस्क की वैल्यूएशन जजमेंट या से नहीं कर रहे होते या एक्सपर्ट ओपिनियन से नहीं कर रहे होते। रादर आप रियल टाइम में जो डेटा कलेक्ट करते हैं, स्टैट्स कलेक्ट करते हैं, नंबर्स कलेक्ट करते हैं फ्रॉम फील्ड, तो उनकी बुनियाद पर आप प्रोबेबिलिटीज को जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इसके अंदर आपके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज हो रहे होते हैं, जो स्टैट्स आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम कलेक्ट किए। तो इसमें कैसे होता है जी, सबसे पहले इसमें सब नंबर वन, तो जो रिस्क होता है उसकी वैल्यूएशन जो होती है वो क्वांटिफिकेशन होती है, आप क्वांटिफाई करते हैं उसको इन नंबर्स। सेकेंडली, सबसे पहले तो जी आप जो आपका इंसिडेंट है, आप उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं इन द रियल टाइम कि क्या मैथमेटिकली क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी कि वो अकर करेगा। देन उसके बाद आप देखते हैं कि वो जो इंसिडेंट अकर करेगा, तो उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, उसको अमाउंट में आप जो है वो कैलकुलेट करते हैं। देन फिर आप इन स्टैट्स को यूज करते हुए उसकी एनुअल कॉस्ट, यानी कि उस इंसिडेंट की जो आप एनुअल कॉस्ट आप पे आएगी, आ सकती है कंपनी पर या ऑर्गेनाइजेशन पर, आप उसको कैलकुलेट करते हैं। वंस आपने ये एनुअल कॉस्ट कॉस्ट कर ली, देन जो आपने कंट्रोल हैं, जो सूटेबल कंट्रोल हैं, आप वो सजेस्ट करते हैं या डेवलप करते हैं और फिर आप उनकी कॉस्ट निकालते हैं फर्स्ट। ये जो जो हम नए कंट्रोल लगाने जा रहे हैं उनकी क्या कॉस्ट आएगी। देन फिर आप वो जो टोटल कॉस्ट ऑफ द न्यू कंट्रोल्स है, उसको कंपेयर करते हैं जो आपका टोटल एक्सपेक्टेड लॉस होता है, जो कि एनुअली हो सकता है आपको, उसके साथ। देन इन इस कंपैरिजन की बुनियाद पर आप डिसाइड करते हैं कि आपने आया वो फर्दर कंट्रोल आपके लिए सूटेबल है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, आपने लगाने हैं या नहीं लगाने। या जी अब इसको फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर वन, ये जो ऑब्जेक्टिव होती है सब्जेक्टिव नहीं होती, इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन या जो पर्सनल मोटिव्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। क्योंकि ये आपका जो डेटा आ रहा है फील्ड से रियल टाइम में, जो स्टैट्स आ रही हैं उसकी बुनियाद पर आप कंडक्ट करते हैं और वो फैक्चुअल होते हैं। देन जी इसका स्केल न्यूमेरिकल होता है, जिसमें आप जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। देन जी इसकी जो रिस्क मेजरमेंट है, ये आप इसमें रिस्क को मेजर कर रहे होते हो, आप एस्टिमेट नहीं कर रहे होते। आपके पास जो स्टैट्स आए हैं आप उनकी बुनियाद पर जो नंबर्स यूज करते हैं और फिर आप उसको कंपैरिजन में और जो एनालिसिस है उसमें यूज करते हैं। तो ये जो इसकी जो मेजरमेंट हो रही होती है, प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट करते हैं आप रिस्क की, आप इस एस्टिमेशन नहीं करते। देन जी इसके अंदर जो आपका एनालिसिस होता है वो भी डिटेल्ड होता है, जो आप इसके अंदर जो प्रोसेस है आपका, उसके अंदर आप रियल टाइम में डेटा कलेक्ट करते हैं, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है। तो उसके बाद आप उसको यूज करते हुए आप इसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट तक कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है रिस्क की, वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड होती है। ले जी, अब देखते हैं कि आप इनमें कौन-कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे आ जाता है कि एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। बेसिकली ये इसमें आप क्या करते हैं, आपकी जो रिस्क है उसकी आप इवैल्यूएशन करते हैं, आप उसकी लाइक्लीहुड और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करते हैं और देन आप रिस्क की इवैल्यूएशन करते हैं। देन जी सेंसिटिविटी एनालिसिस आ जाता है। ये क्या है जी, ये एक साइंटिफिक टेक्निक है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, आपकी जो पॉसिबल इनपुट्स होती हैं, आप उनको चेंज करते हैं और उसके बाद आप प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करते हैं कि इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। देन जी आपके पास मोंटे कार्लो सिमुलेशंस आ जाती हैं, कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम्स हैं। आप एक प्रोसेस का मॉडल डेवलप करते हैं और उसको फिर डिफरेंट सिनेरियोस के अगेंस्ट चेक कर सकते हैं कि आपका क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं उसके। देन जी आपके पास डिसीजन ट्रीज आ जाते हैं, जिसके अंदर आप बेसिकली क्या करते हैं, जो आपका प्रोसेस है उसके जो प्रोसेस के जो डिसीजंस हो रहे हैं, आप उनको नोड्स, ब्रीचेस और लीव्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली दिखाते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि किस डिसीजन के अगेंस्ट क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए, अब इनके अंदर कुछ प्रोस एंड कॉन्स देख लेते हैं दोनों मेथड्स के। तो जो आपका क्वालिटेटिव है ये इजी है, क्वांटिटेटिव कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसके अंदर डिफरेंट किस्म की स्पेशलाइज्ड नॉलेज कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती हैं। जो आपका क्वालिटेटिव है ये फ्लेक्सिबल है, आप डिफरेंट सिनेरियोज में इसको इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हो सकता है क्वांटिटेटिव को ना कर सकते हैं, वो इतना फ्लेक्सिबल ना हो। देन जी जो आपका क्वालिटेटिव है, इसके जो आपके रिजल्ट्स हैं, ये वैल्यूएशन है, आप क्विकली कर सकते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव के अंदर ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, आपको डिटेल्ड एनालिसिस करना है और आपको लॉट ऑफ एक्यूरेट डेटा चाहिए। देन जी जो आपका क्वालिटेटिव होता है ये सब्जेक्टिव होता है, इसके अंदर जो आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन है तो वही एनालिसिस होता है। और तो ये बायस भी हो सकता है, इसके अंदर पर्सनल मोटिव्स आ सकते हैं। जो आपका क्वांटिटेटिव होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, ये नंबर बेस्ड है, जो कि रियल टाइम से आपने लिए, तो ये उस तरह से पर्सनल इन्फ्लुएंस से जो है वो इम्पैक्ट नहीं होगा। देन जी जो आपका क्वालिटेटिव है, ये इसकी इतना ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होता, जो आप, लेकिन जो आपका क्वांटिटेटिव है ये बहुत एक्यूरेट होता है। ले जी, अब मैं इस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ले जी क्वालिटेटिव अप्रोच देखते हैं। सबसे पहले जी रिस्क क्या है जी, फॉल फ्रॉम हाइट है, फॉलिंग फ्रॉम हाइट। अब आपका एक्सपर्ट जाता है साइट पर, वो जाके ऑब्जर्व करता है आपकी स्कैफोल्ड जो है वो प्रॉपर्ली इरेक्टेड नहीं है, सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। देन वो नोट करता है कि जो वर्कर है वो हार्नेस नहीं पहन रहे और गिरने का खतरा ज्यादा है। देन जी वो आपकी जो इंसिडेंट रिपोर्ट है उससे चेक करता है कि आपके पिछले महीने 2 नियर मिस हुई थी, जिसमें वर्कर ऊपर से नीचे इसी साइड पे गिरने लगा था।
अब वो क्या स्ट्रेटजीज अपनाता है जी, वो सबसे पहले कहता है जी जो आपकी इरेक्शन है, स्कैफोल्ड है, इसको सेव करें, सिक्योर करें। देन जी वर्कर को ट्रेनिंग दें और हार्डनेस दें। देन जी आपकी जो इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग है उसको आप इंक्रीज करें। तो आपने देखा कि जो क्वालिटेटिव रिस्क मैनेजमेंट या असेसमेंट है उसके अंदर आपका जो एक्सपर्ट है उन्होंने अपनी असेसमेंट और जो एक्सपर्टीज है उसकी बुनियाद पर रिस्क की वैल्यूएशन कर ली और बड़ी क्विकली कर ली। अब जरा क्वांटिटेटिव के अप्रोच को देखते हैं। तो सबसे पहले आपने डेटा कलेक्ट करना है। लेट्स से आपने डेटा कलेक्ट किया, हिस्टोरिकल डेटा, उससे आपको स्टैट मिली कि आपके जो एनुअल इंसिडेंट है उसका 15% जो है वो वर्क एट हाइट है, यानी कि आपके जो टोटल इंसिडेंट हो रहे हैं उसका 15% वर्क एट हाइट है। अब अगर आपका एक इंसिडेंट होता है आपकी साइट पर वर्क एट हाइट का, तो उसका क्या पोटेंशियल लॉस हो सकता है कंपनी को? तो जी आपने एस्टिमेट किया जी $5 लाख। लेट्स से अगर आपका सीरियस इंसिडेंट हो जाता है, वर्कर की फैटेलिटी हो जाती है और या डिसेबिलिटी हो जाती है और आपकी ब्रीच ऑफ कंप्लायंस निकल आता है, तो ये 5 लाख तो कुछ भी नहीं है, ये इससे ज्यादा शायद आपको जो है कंपनसेशन या फाइन्स में निकल जाएगा। अच्छा जी, अब आपने देखा क्या किया जी, आपने साल के अंदर जो आपका इंसिडेंट रेट था, प्रोबेबिलिटी निकाली, उसकी वो 15% या 0.15 थी, और उसके बाद आपने एक इंसिडेंट का पोटेंशियल लॉस निकाला। अब आप क्या करेंगे, आपके एक साल के अंदर वर्क एट हाइट की वजह से जो आपको लॉस हो सकता है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो उसका क्या तरीका है जी, आप जो प्रोबेबिलिटी आपने निकाली थी 0.15, उसको जनाब आपकी जो एक इंसिडेंट की जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो जनाब आपको $75,000 की जो है वो कॉस्ट निकली। अब आप क्या करते हैं जी, आप रिस्क मैनेजमेंट की जो है वो स्ट्रेटजीज लगाते हैं। लेट्स से जी आप कहते हैं कि जनाब हमने जो है ना सेफ्टी नेट्स खरीदने हैं और वो इंप्लीमेंट कर देने ताकि कोई गिर भी जाए तो उसको नुकसान ना हो। तो जी उसकी कॉस्ट 10,000 आ गई। उसके बाद आपने कंसल्टेंट हायर किया जो ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करवाएगा और आपको फर्दर गाइडेंस देगा, 5,000 उसकी फीस आ गई। तो अब आपका जो पोटेंशियल कॉस्ट थी 75,000, उसमें से ये दोनों कॉस्ट माइनस कर दे, तो आपको फिर भी जनाब 60,000 जो डॉलर है उसका जो सेविंग हो रही है। ले, अब आपने ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोचेस दोनों देखी। अब इनको कंबाइन करके हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजी है वो डेवलप करते हैं। तो जी क्वांटिटेटिव से आपको पता चल गया जी कि $75,000 का नुकसान हो सकता है आपका, और जो क्वालिटेटिव से आपको पता चला था कि जी आपकी स्कैफोल्डिंग अच्छी नहीं है, वर्कर पीपी यूज नहीं कर रहे, और उसके साथ साथ जो आपकी नियर मिसेज हुई है अभी रिसेंटली, तो वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट भी हो सकती है। तो जी डेवलप करें जी मिटिगेशन स्ट्रेटजी। तो क्या हो सकती है, सिंपल जी, आप क्या कर सकते हैं जी, आप कंट्रोल मेजर लगा सकते हैं जी। सेफ्टी नेट सब आप इंस्टॉल करेंगे, उसके साथ आप कंसल्टेंट हायर करेंगे, उसके बाद जो आपकी स्कैफोल्डिंग है उसकी सिक्योरिटी करेंगे, उसको अच्छे से अडेप्ट करेंगे, सुपरविजन देंगे, जो आपकी वर्कर की ट्रेनिंग है वो करेंगे, और वर्कर को पीपीई प्रोवाइड करेंगे। और इस तरीके से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आपका रिस्क है वो कंट्रोल हो जाएगा। ले जी, अब आपके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर आप इन दोनों अप्रोचेस को इंटीग्रेट करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं जी। आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कम्प्रीहेंसिव हो जाएगी, आपके अंदर डिस्क्रिप्टिव और न्यूमेरिकल इंसाइट दोनों आ जाएंगी, डाइवर्सिफाइड हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग आपके लिए आसान हो जाएगी, मोर इफेक्टिव हो जाएगी, मोर इन्फॉर्म्ड हो जाएगी, एक्यूरेसी इंक्रीज कर जाएगी आपकी, रिस्क प्रायोरिटाइजेशन के अंदर आपको आसानी आ जाएगी। देन जी आपकी जो टारगेटेड रिस्क रिडक्शन होती है उसमें आपको आसानी आ जाएगी, और जो आपकी कम्युनिकेशन है स्टेक होल्डर्स के साथ उसमें भी आपको क्या है, आसानी आ जाएगी। जी उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक्स की अच्छी समझ आई होगी। तो अब जी इसको ज़रा कंक्लूड करते हैं। तो जो आपकी क्वालिटेटिव रिस्क मैनेजमेंट है, हमने देखा कि वो सब्जेक्टिव होती है, उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन और आपकी जो एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है, आप उसकी बुनियाद पर इसकी वैल्यूएशन करते हैं। क्वांटिटेटिव रिस्क मैनेजमेंट जो है ये ऑब्जेक्टिव होती है, और इसके अंदर आप जो है आप न्यूमेरिकल डेटा और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज़ करते हुए अपने जो रिस्क है उसकी वैल्यूएशन करते हैं, प्रोबेबिलिटीज फाइंड करते हैं। इनकी इंटीग्रेशन जी वो की है। इनकी इंटीग्रेशन करने से जो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस है वो कम्प्रीहेंसिव हो जाती है, डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाती है, मोर एक्यूरेसी आ जाती है, और कम्युनिकेशन जो है वो मोर इफेक्टिव हो जाती है, और जो आपकी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैं वो भी मोर इफेक्टिव हो जाती हैं। तो जी ये हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको वीडियो देखने का। कोई चीज़ अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फीडबैक दें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो जी, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जी अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।